देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक मोबाइल फ़ोन 600 में बेचता है, मतलब एक व्यक्ति जो है किसी मोबाइल फ़ोन को 600 में बेचता है तो उसे हानि होती है, कुछ ना कुछ क्या होती है, हानि होती है। यदि उसने इसे 1250 में बेचा होता तो उसे हानि की राशि के 2.5 गुना के बराबर लाभ होता, मतलब उसे जो है लाभ होता कितना, 2.5 गुना के हानि के बराबर होता। तो हमें मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य बताना है। देख क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि पहले तो उसे मोबाइल फ़ोन अगर 600 में बेचा तो उसे लॉस हुआ, उसे हानि हुई। तो अगर वो 1230 में बेचा होता तो उसे जो है लाभ होता कितना, लाभ होता उसे कितना लाभ होता, कितना 2.5 गुना लॉस के, मतलब हानि के 2.5 गुना के बराबर उसे फ़ायदा होता, मतलब प्रॉफिट किसके बराबर होगा, 2.5 इंटू लॉस के। तो यहाँ से लॉस मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो प्रॉफिट अपॉन लॉस की वैल्यू आ गई 2.5 अपॉन 1, तो प्रॉफिट हो गया 2.5, लॉस हो गया 1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे कॉस्ट प्राइस इधर लिख दिया, इधर हमने पहला सेलिंग प्राइस लिख लिया, विक्रय मूल्य 1 लिख लिया, इधर लिया विक्रय मूल्य दूसरा या सेलिंग प्राइस दूसरा। देख पहले इसने बोला था कितने में बेची, 600 में, उसने 600 में बेची, तो 600 में बेचने पर उसे क्या हुआ, लॉस हुआ, तो लॉस लिख दिया। तो फिर उसने अगर 1250 में बेची होती तो उसे प्रॉफिट होता कितना, 2.5 गुना, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 2.5 और लॉस हो रहा है 1 का। अब इसका डिफरेंस ले लेंगे, 600 और 1230 का डिफरेंस आ गया 630, ठीक है, और इनका डिफरेंस लेंगे, ये लॉस है 1, ये प्रॉफिट है 2.5, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 3.5 यूनिट की वैल्यू होगी 630, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 180, तो मतलब जो 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 180, मतलब 180 का से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि लॉस है यहाँ पे। अब एक चीज़ याद रखना, जब लॉस हो रहा है तो लॉस हो रहा है, जो चीज़ उसने बेची होगी जितने में, तो उसे लॉस हो रहा है, तो उसने खरीदी ज़्यादा में होगी ना, सिंपल सी बात है। अगर उसे लॉस हो रहा है, कोई चीज़ उसने बेची कम में होगी, खरीदी ज़्यादा में होगी, लॉस कितने का हो रहा है, 180 का, कितने का लॉस हो रहा है, 180 का, बेची उसने 600 में और 180 का लॉस हो रहा है, तो 180 ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा हमें कितने में उसने खरीदी होगी। तो 600 में बेची है, 180 का लॉस है, तो 600 को प्लस करते हैं 180 में, कितना बन गया 780, तो 780 में उसने खरीदी होगी, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 780। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 16वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति 4,34,000 में एक सेकंड हैंड कार खरीदता है, मतलब एक व्यक्ति ने 4,34,000 में सेकंड हैंड कार खरीदी, तो उसने उसकी मरम्मत में 64,000 खर्चा आता है, तो फिर उसकी मरम्मत पर 64,000 खर्च करता है, तो उसकी मरम्मत पर कितना खर्च कर देता है, 64,000। तो यदि वह 9% लाभ अर्जित करता है, यदि वह 9% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। मतलब क्वेश्चन में ये बोला है कि एक व्यक्ति जो है सेकंड हैंड कार खरीदता है 4,34,000 में, फिर उस पर मरम्मत का काम करवाता है, 64,000 लगाता है, तो उसे जो है उसे 9% का लाभ अर्जित करना है, तो उसने वो चीज़ को विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। एक चीज़ देख, पहले तो उसने 4,34,000 में खरीदी, तो फिर उस पर मरम्मत करवाई, तो वो मरम्मत जो करवाई वो खरीदने में तो जुड़ेगी ना, क्योंकि उसके पैसे लग रहे हैं उस चीज़ में, पैसे तो उसके लग रहे हैं, पहले तो पैसे लगे खरीदने में, फिर पैसे लग रहे हैं उसके मरम्मत करवाने में, तो ये तो खरीदे हुए में ही आएगी ना, तो वो खरीदे हुए में मानी जाएगी। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारे पास, तो 4,34,000 जो है 4,34,000 में 64,000 ऐड कर दो, कितना बन जाएगा, 0 0 0 4 4 8 6 3 9, कितना बन गया, 4,98,000। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना बन गया, हमारा कॉस्ट प्राइस बन गया 4,98,000, ठीक। फिर इसने बोला है कि 9% का लाभ अर्जित करना है, तो हमें बताना कितने में बेचे हो। 9% लाभ का मतलब है, एक तरफ हमने लिख दिया CP, एक तरफ लिखा कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य, एक तरफ मूल्य, तो 9% का लाभ कमाना है, तो इसका मतलब है कोई चीज़ 100 में खरीदी होगी, तो बेची कितने में होगी, 109, तो हमें ये बताना है कितने में बेची, मतलब 109 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 100 यूनिट जो है हमारा कॉस्ट प्राइस है, कितने में खरीदी होगी, और खरीदी इसने कितने में है, 4,98,000 में, तो यहाँ पे हमारे 100 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4,98,000, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,98,100, 4980 आ गई, तो 2 जीरो कट जाएगा। अब ये पूछ रहा है 109 की वैल्यू भी आ गई, तो 109 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4,980 इंटू 109, तो इतने बड़े को क्या मल्टीप्लाई करना, तो लास्ट वाले को करके देख लो, 9 की मल्टीप्लाई 0 में करी तो 0 आएगा, तो सब ऑप्शन में देखो 0 है,
तो अब जब 0 है तो इस वाले की नेक्स्ट में करके देख लो, 9 की मल्टीप्लाई 8 में करके देख लो, क्या बन जाएगा 9 से 72, लास्ट में कितना आ रहा है 0, सॉरी 2, मतलब 0 के बाद 2 आना चाहिए, जिस ऑप्शन में 0 के बाद 2 है वो हमारा आंसर है। तो 0 के बाद सिर्फ 2 एक ऑप्शन में है और किसी ऑप्शन में नहीं, तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। तो मतलब जहाँ तक हमें हो सके, जितना टाइम हो सके वो हमें टाइम को बचाना है कैसे भी करके, ठीक है। अब हम करते हैं 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन क्या बोलता है, 18th क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि इसका मान ज्ञात करना है हमें, 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 माइनस 0.07 इंटू 0.07 इंटू 0.07। अब क्या करेंगे, अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक नंबर है तो एक जीरो लगा देंगे, मतलब 60/10 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतनी जीरो लगा दो, डिवाइड कर दो, तो 60/10 है। यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक है तो 60/10 लिख सकते हैं, इंटू में 7/10 लिख सकते हैं, माइनस 0.07 है, मतलब पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 60/100 लिख देंगे, इंटू ऐसे 7/100 से इंटू 7/100 और 7 इंटू 7 इसे लिख दिया। फिर क्या करेंगे, फिर हम 7 इन दोनों में तो 7 कॉमन ले सकते हैं, तो 7 इंटू 7 कॉमन ले लिया, तो 1 0 2 0 3 0 इसमें भी है और 3 0 इसमें भी है, तो 3 0 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 1000 हमने कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस का साइन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऊपर बचेगा 1 अपॉन में 3 0 हो गई, कितनी जीरो बच गई 3 0, तो 1 अपॉन 1000 लिख दिया, अपॉन में 7 इंटू 7 तो 7 इंटू 7 से 7 इंटू 7 कट गया, तो हमारे पास बचा गया 1 माइनस 1 अपॉन 1000। तो इसका लेंगे हम एलसीएम आ गया 1000, तो यहाँ पे अब 1, तो 1 की मल्टीप्लाई कितने में करनी पड़ेगी 1000 में, तो 1000 इंटू 1 कितना हो गया 1000 माइनस 1 अपॉन 1000, तो 1000 में से एक गया, कितना बच गया 999, तो जो ये 1000 था वो नीचे चला गया, तो 1000 इंटू 1000 हो गया, तो क्या बन गया हमारे पास 999 अपॉन 1000। अब कितनी जीरो है इसमें देखो, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 6 जीरो को छोड़ के पॉइंट लगा दो, मतलब 1 2 3 3 तो ये हो गया और 3 जीरो और लगा दो, 0 0 0, फिर उसके बाद एक पॉइंट लगा दो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.000999, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोलता है कि 2 पाइप P और Q मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। तो 2 पाइप जो है P Q मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि P अकेला उसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, यदि उस टंकी को 8 घंटे में खाली P भर सकता है, तो पाइप Q अकेले उस टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो पाइप Q पूछ रहा है, तो पाइप Q खाली उस टंकी को भरने में कितना समय लेगा, मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है P Q ने मिलकर अगर टंकी भरी तो 4 घंटे में भर सकता है, अगर खाली P भर रहा है तो P जो है टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, ठीक है। तो फिर इसने बोला है कि ये बताना है तो Q अकेला उसी टंकी को कितने टाइम में भर देगा, Q अकेला उस टंकी को कितने टाइम में भर देगा। देख इस क्वेश्चन में क्या बोला, P और Q है, तो P Q दोनों ने मिलकर 4 घंटे में टंकी भर रहा है, खाली P उसी टंकी को 8 घंटे में भर रहा है, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेके हमें क्या पता चल जाएगा, ये इसका होगा टोटल काम, तो एलसीएम आ गया 8, तो 8 हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। तो अगर हम टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने 1 घंटे में कितना काम किया, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 क्या बन गया 2, तो P Q दोनों ने मिलके 1 घंटे में कितना काम किया 2, तो 8 डिवाइडेड बाय 8 आ गया 1, तो P ने 1 घंटे में कितना काम किया 1, तो P Q दोनों ने मिलकर 1 घंटे में 2 काम किया, P अकेले ने 1 घंटे में 1 काम किया। जब P और Q दोनों ने मिलकर 1 घंटे में 2 काम किया, तो P ने 1 घंटे में 1 काम किया, तो Q ने कितना किया होगा, Q ने भी 1 किया होगा। तो हम हमसे पूछ रहा है Q अकेला उसी टंकी को कितने घंटे में भरते हैं, मतलब टाइम पूछ रहा है। जब भी हमें टाइम निकालना होता है, टोटल वर्क ऊपर अपॉन में 1 घंटे का काम नीचे, टोटल वर्क है 8 अपॉन में 1 घंटा का काम कितना किया 1 घंटे में Q ने 1, तो 8/1 8 आंसर है, तो 8 घंटे में टंकी भर देगा, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रथम 91 प्राकृतिक संख्याओं के वर्षों का औसत ज्ञात करना है, मतलब प्रथम 91 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना है, मतलब हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है किसका, पहली 91 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, ठीक है। पहले 91 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है इसमें, कितने भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अगर हमें सम निकालना है, हमें उसका जोड़ निकालना है, किसका, कितनी भी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग दे रखा है, कितनी भी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग दे रखे हैं, तो उनका सम कैसे निकालते हैं, वो फॉर्मूला होता है इसमें n इंटू n+1 2n+1 अपॉन 6। तो संख्या कितनी है, 91 प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ से सम निकाल दो, सम कितना आ जाएगा 91
इंटू 91 प्लस 1 92, तो इंटू 2 इंटू 91 प्लस 1 अपॉन 6। तो यहाँ से क्या बन गया 91 इंटू 92, यहाँ से बन गया 91 इंटू 2 कितना बन गया 182 प्लस 183, तो 183 अपॉन 6। ठीक, तो ये आ गया हमारा सम। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है औसत। औसत कैसे निकालते हैं, अगर हमें एवरेज निकालना है, हमें औसत निकालनी है, तो औसत कैसे निकालते हैं, टोटल सम ऊपर अपॉन में टोटल नंबर नीचे। टोटल सम कितना बना 91 इंटू 92 इंटू 183, कितना बन गया 91 इंटू 92 इंटू 183 अपॉन 6। तो और डिवाइड किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ, मतलब जितनी संख्या, मतलब एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल सम ऊपर अपॉन में टोटल संख्या नीचे। अपॉन में कितनी संख्या 91, तो 91 आ गया। तो क्या बन गया हमारा 91 इंटू 92 इंटू 183 अपॉन 91 इंटू 6। तो 91 से 91 कट गया। ठीक है, अब 6 से देख लो, 6 से क्या कटेगा, 2 से काट लो, 2 3 6, तो ये कट जाएगा 2 चौक 8, 1 बज गया 2 6 42, तो 3 से कट जाएगा, 3 से काट लो, 3 6 18, 3 कम 3, तो क्या बच गया 46 इंटू 61। इसकी मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए हम लास्ट वाले की मल्टीप्लाई कर लेंगे जिससे हम टाइम बचा सकें। 6 की मल्टीप्लाई 1 में किया, क्या बच गया 6। तो लास्ट में ऑप्शन में देख लो 6 किस में, लास्ट में देख लो 6 ऑप्शन सिर्फ एक में है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया। मतलब आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी चीज़ करनी है कि जहाँ से हम टाइम बचा सके, कम से कम कैलकुलेशन करके उसका आंसर निकालें। तो आपको ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई हो। प्लीज़ इस क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व करना, अच्छे से समझना और बार बार प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो गाइज, मेरी वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, तो मैं और अच्छा कर पाऊँगा आप सबके लिए। थैंक यू सो मच।